हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। बेटा हम लोग लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं और आज आपका यूनिट 1 का ये लास्ट लेक्चर है। इसमें हम यूनिट 1 को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट में इंसर्शन कैसे करते हैं उसके डिफरेंट केसेस डिस्कस किए। इस लेक्चर में रिलेशन की बात करेंगे कि सर्कुलर लिंक लिस्ट आपको कोई गिवन है और उसके अंदर आपको किसी भी बिगिनिंग से किसी नोड को डिलीट करना है, एंड से डिलीट करना है, या गिवन पोजीशन से आपको किसी नोड को डिलीट करना है, तो वो कैसे करते हैं। और इसके साथ साथ लिंक लिस्ट की एक एप्लीकेशन है जिसमें कि जो पॉलिनोमियल्स होती है, मैथमेटिकल पॉलिनोमियल्स होती हैं, उनको हम लिंक लिस्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और उनके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम एग्जाम है, हालांकि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बोथ, है ना, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसका पॉलिनोमियल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लिंक लिस्ट को ये, और साथ साथ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ दो पॉलिनोमियल्स को अगर ऐड करोगे आप लिंक लिस्ट में तो वो काम कैसे करते हैं वो इस लेक्चर में कवर अप करा दूंगी और मैं यूनिट 2 उसके बाद स्टार्ट करूंगी। ठीक है, क्योंकि यही चीज एग्जाम में पूछी जाती है। पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन मीनवाइल जब आपका सिलेबस थोड़ा आगे को चला जाएगा, पहले इसको स्पीड अप कर लेंगे, उसके बाद कभी बीच में मुझे टाइम मिलेगा तो पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन अगर टाइम मिलता है तो मैं बाद में करा के इसी वाले जो आपका फोल्डर होगा इसमें एक लेक्चर आपका आ जाएगा छोटा सा। ठीक है बेटा, तो मतलब मेरा पर्पस है कि टाइमली एटलीस्ट आपका एक बार सिलेबस वाइंड अप हो जाए, क्योंकि बहुत सिलेबस है डेटा स्ट्रक्चर का, पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे हम उसको देखेंगे और वो टॉपिक्स जो कभी एग्जाम में नहीं आते वो हमारे कंसर्न के बहुत ज्यादा है भी नहीं। ठीक, तो अब देखिए इतनी बातें हम इस वाले लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो अब देखो, सबसे पहले बहुत सारे प्रोग्राम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट और सिंगली लिंक लिस्ट में क्या फर्क है? बिल्कुल एग्जैक्टली जो सिंगली लिंक लिस्ट वाले ऑपरेशंस थे ना, वही सारे ऑपरेशन सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर होते हैं, क्योंकि हम सिंगली सर्कुलर लिस्ट की बात कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। बस एक डिफरेंस है कि जो लास्ट वाला नोड है वो पहले वाले नोड का एड्रेस होल्ड करके रखता है, तो उस हिसाब से हमें अगर लिस्ट को ट्रैवर्स करना है तो कैसे ध्यान रखना है, या फिर लास्ट वाले नोड को अगर अरेंज करना है तो पॉइंटर कैसे अरेंज करना है, इन बातों का ध्यान रखना है। अदरवाइज ऑल द ऑपरेशंस जो कंसेप्ट है वो सेम है। तो देखिए अगर यहां पर एक लिस्ट बना रही हूं, मान लीजिए 10 और 20 और 30, ये तीन नोड है मेरे पास। ठीक है, हमें पता है पहला वाला जो नोड है उसका एड्रेस हेड के पास रहता है और जो लास्ट वाला नोड है वो फर्स्ट वाले नोड का एड्रेस होल्ड करता है। इस तरह से सर्कुलर लिंक लिस्ट काम करती है। तो ये हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट बना ली। अब मुझे डिलीट करना है इस वाले नोड को, फर्स्ट वाले नोड को मुझे डिलीट करना है ना। सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस नोड को डिलीट करूं तो सिचुएशन क्या रहेगी? जब हम इसे डिलीट कर देंगे तो ये जो हेड होगा ये इधर चला जाएगा, ये बात पता चलती है, क्योंकि हेड जो है वो लिंक लिस्ट के पहले नोड का एड्रेस होल्ड करता है। तो लिंक लिस्ट की बिगिनिंग से अगर आप किसी भी नोड को डिलीट कर रहे हो तो नेचुरली फर्स्ट नोड को आप डिलीट कर रहे हो, तो फर्स्ट नोड का एड्रेस हेड के पास रहता है। तो अब नया फर्स्ट नोड कौन सा होगा? ये वाला, है ना। तो इसका मतलब हमें हेड को इस वाले नोड पर लगाना होगा और फिर इस वाले नोड को हमें फ्री करना होगा। क्या इसके अलावा और भी किसी काम की जरूरत है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट नोड है वो किसे पॉइंट करता है? फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। लास्ट नोड जो है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। अच्छा, एक और, हाँ भाई, ये चीज हमने जो लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन पढ़ी है या हम जो कर रहे हैं उसमें हमने जो लिंक लिस्ट बनाई है हम उसमें सिर्फ टेल पॉइंटर को मेंटेन कर रहे हैं, है ना। यही तो कर रहे थे भाई। दो तीन तरीके से कर सकते हो, या तो खाली हेड मेंटेन कर लो या खाली हेड और टेल दोनों मेंटेन कर लो। हमने सिर्फ टेल पॉइंटर मेंटेन किया हुआ है, उसकी हेल्प से पूरी लिस्ट को हम ऑपरेट करते हैं। तो अब इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि जिस नोड को आपको डिलीट करना है, इस नोड को आपको डिलीट करना है, तो उस नोड पर तो आपको एक पॉइंटर लगाना ही पड़ेगा नेचुरली। क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट डायनेमिकली क्रिएटेड डेटा स्ट्रक्चर है। आप अगर किसी नोड को डिलीट करते हैं तो आपको उसको फ्री करना पड़ता है। फ्री करने के लिए आपको एक पॉइंटर की जरूरत पड़ती है। तो आप इसे कैसे फ्री करेंगे? तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक पॉइंटर अपना पहले से लगा दिया। कैसे लगाया? सबसे पहले हमने क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू टेल का नेक्स्ट। टेम्प कहां पर लगा दिया? क्योंकि हेड तो अब यहाँ पर है नहीं। टेम्प कहां पर लगाएंगे? टेल का नेक्स्ट। इसको कैसे एक्सेस करेंगे? टेल का नेक्स्ट जहां पॉइंट कर रहा है, ध्यान से समझो, टेल का नेक्स्ट जहां पॉइंट कर रहा है वहीं पर टेम्प पॉइंट करेगा। तो हमने क्या लिख दिया? टेम्प इज इक्वल टू टेल नेक्स्ट। टेल के नेक्स्ट पर मैंने टेम्प को लगा दिया। ठीक है, अब हमें अलग अलग कंडीशन चेक करनी है। ऐसा हो सकता है कि भाई अगर टेल जो है वो 0 को पॉइंट कर रहा है, एम्प्टी लिस्ट भी तो हो सकती है। आप किसी नोड को जब भी डिलीट करने की बात करेंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा कि देयर मस्ट बी सम एग्जिस्टिंग नोड इन द लिंक लिस्ट फर्स्ट, है ना।
तो आप सबसे पहली कंडीशन आपने चेक कर ली कि क्या टेल 0 तो नहीं है। अगर टेल 0 है तो इसका मतलब लिस्ट तो एम्प्टी है, तो आप लिख दो भाई लिस्ट एम्प्टी है, हम किसी भी नोड को डिलीट नहीं कर सकते। जब लिस्ट में कोई नोड ही नहीं है डिलीट कैसे करेंगे? नहीं तो, नहीं तो का क्या मतलब है? मतलब ऐसा भी तो हो सकता है, देखो ये सिचुएशन भी तो हो सकती है, एक नोड है मान लो 10 और इसी पे टेल लगी हुई है, मतलब लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड है ना, एक सिंगल नोड है, टेल उसी को पॉइंट कर रहा है और वो खुद को ही पॉइंट कर रहा है। यही तो सर्कुलर लिस्ट होती है भाई, अगर एक नोड है तो उसी नोड का नेक्स्ट पार्ट उसी को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि यही स्टार्टिंग है और यही एंडिंग है, यही नोड पहला नोड है, यही आखिरी नोड है। ऐसी कुछ सिचुएशन तो नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर क्या करना चाहिए? तो ये सिचुएशन कैसे पता चलेगी मुझे, किस तरह से पता चलेगी? या तो मैं लिखूं टेल इज इक्वल टू टेल का नेक्स्ट, भाई टेल जहां पॉइंट कर रहा है टेल का नेक्स्ट भी वही पॉइंट कर रहा है ना। या फिर मैं लिख दूं कि मैंने यहाँ पर नेचुरली मैंने क्या कहा कि टेल के नेक्स्ट पर मैंने टेम्प लगा रखा है, कैसे भी लिख सकते हो। अभी मैंने टेल के नेक्स्ट पर टेम्प लगा रखा है, तो कैसे चेक करूं कि टेम्प टेम्प और टेम्प का नेक्स्ट दोनों एक ही जगह तो पॉइंट नहीं कर रहे। ध्यान से सुनो, टेम्प जहां पॉइंट कर रहा है क्या टेम्प का नेक्स्ट भी वहीं पे पॉइंट कर रहा है? या तो ये चेक कर लो, या चेक करो टेल जहां पॉइंट कर रहा है टेल का नेक्स्ट भी वहीं पे पॉइंट कर रहा है, ये चेक कर लो। बात तो एक ही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही नोड है जिस पर आपने टेम्प लगाया, उसी नोड को आप फ्री करेंगे। तो कैसे फ्री करेंगे भाई? बस टेल को 0 सेट कर दो, टेल को नल कर दो और इसको फ्री कर दो। और आपको क्या करना है, अगर एक ही नोड है तो कोई पॉइंटर सेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इस नोड को फ्री कर दो। कैसे फ्री करोगे? फ्री कर दो टेम्प को और टेल को 0 पे सेट कर दो, मतलब टेल अब किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन हो गई कि आपकी लिस्ट अगर एम्प्टी है तो उस केस में आप प्रिंट कर दो लिस्ट खाली है। अगर एक सिंगल नोड है तो उसकी कंडीशन रटनी नहीं है, कंडीशन अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, जो मन में आए, जो सही चले, जो दिख रही हो उसके हिसाब से कंडीशन बना दो, लेकिन वो हर केस में चलनी चाहिए, है ना। मुझे लगता है यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलो अब देखो, अब वरना अगर हम नीचे आ गए एल्स वाले पार्ट में, तो अब क्या हुआ, अब हम यहाँ पर आ गए, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट है, मान लो ये कोई सिनेरियो है, तो अब इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? इस नोड को मुझे डिलीट करना है, इस पे मैंने टेम्प लगा रखा है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो नोड डिलीट करना है ये नोड यहां से हटेगा, तो मुझे टेल के नेक्स्ट में, टेल का नेक्स्ट यहां पॉइंट कर रहा है ना, जब ये नोड डिलीट हो जाएगा तो टेल का नेक्स्ट कहां पॉइंट करवाना है मुझे? मुझे टेल के नेक्स्ट को यहां पॉइंट करवाना है, क्योंकि ये फर्स्ट नोड हो जाएगा तब ये तो डिलीट होगा। तो क्या लिखूं, टेल के नेक्स्ट में क्या डाल दूं? टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प का नेक्स्ट, इस बात का क्या मतलब है कि जहां टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है टेल का नेक्स्ट भी वही पॉइंट करेगा। टेम्प का नेक्स्ट कहां पॉइंट कर रहा है? यहां, तो टेल का नेक्स्ट भी यहां पॉइंट करे। हो गया? तो इससे क्या हुआ, टेल का जो नेक्स्ट था इस पॉइंटर को आपने हटा दिया, हट गया ये पॉइंटर, इस पॉइंटर को आपने अरेंज कर दिया, इसके अलावा तो कुछ अरेंज हमें करना ही नहीं है। अब ये पहला नोड है, इसे फ्री कर दो, तो बस इसके बाद क्या लिख दो, फ्री, इस नोड को फ्री कर दो। जैसे ही आप फ्री करोगे ये नोड डिलीट हो जाएगा। दैट्स इट, नाउ दिस इज द न्यू लिस्ट, ये आपकी नई लिस्ट बन गई। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, यही बात हमने की कि सबसे पहले एम्प्टी लिस्ट की कंडीशन चेक कर लो। डिलीशन के लिए हमेशा ये काम करते हैं, एक सिंगल नोड है उसे डिलीट कर दो, और अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में फिर जो पहला नोड होगा वो, उसका जो एड्रेस है, उसके जो पॉइंटर्स हैं वो आपको अरेंज करना है, क्योंकि अब जो अगला नोड है वो पहला नोड बनेगा। मुझे लगता है ये आ गया होगा समझ में, अगले को देखते हैं। अब देखिए, डिलीशन फ्रॉम एंड ऑफ द सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे करेंगे। ये प्रोग्राम थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने अलग से पूरा यहाँ बना दिया। ठीक है, इसको यहाँ समझ लेते हैं पहले। देखो, लिस्ट बना लेते हैं 4 नोड की, है ना, 10, 20, 30 और 40। मान लो मैंने ये लिस्ट बनाई, दिस इज द लिस्ट, और ये पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, इट इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। ठीक है, ये मेरा टेल पॉइंटर है, टेल पॉइंटर एंड में हमने लगा लिया। अगेन अगर मुझे एंड से नोड को डिलीट करना है तो वही करेंगे, लिस्ट खाली तो नहीं है, पहला केस दिखाओ, ये देखो लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, फर्स्ट केस। दूसरा वाला वही, अगर एक ही सिंगल नोड है, अगर एक ही सिंगल नोड है तो उसे डिलीट करो, रिटर्न कर जाओ। तो ये दो केसेस तो है ही हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में चेक करना है ना। अब ऐसा नहीं है, टेल यहाँ लगी हुई है। अब देखो बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये देखना है कि जिस भी नोड को आपको डिलीट करना है, आपको किस नोड को डिलीट करना है, इस नोड को डिलीट करना है।
भाई एंड से डिलीशन करना है ना, ये वाला नोड डिलीट करना है। याद करो जरा, सिंगली लिंक लिस्ट में जिस नोड को डिलीट करना है, पहली बात तो उससे पॉइंट कौन कर रहा है? टेल। क्या हम टेल को फ्री कर सकते हैं? नहीं। टेल को फ्री कर देंगे तो फिर ये टेल कहाँ पॉइंट करेगा? ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो एक पॉइंटर तो मुझे वहां पर चाहिए जहां पर जिस नोड को मैंने फ्री करना है, पहली चीज। और एक पॉइंटर उससे पहले वाले मुझे नोड पर चाहिए, प्रीवियस। मान लो ये तो करते थे हम, जिस नोड को डिलीट करना है एक पॉइंटर तो उस पर चाहिए जिसकी हेल्प से इस नोड को हम फ्री कर सकें, डीएलोकेट करें मेमोरी को। और एक पॉइंटर उससे पहले वाले नोड पर चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम इसे डिलीट करेंगे तो हमें इस पॉइंटर को मॉडिफाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये लास्ट नोड बनेगा जैसे फर्स्ट नोड में था। तो इसका मतलब इसके लिए भी एक पॉइंटर चाहिए। तो ये काम हमें कब तक करना है, किस तरह से इस टेम्प को हम इनिशियलाइज करें? ट्रैवर्स करेंगे लिस्ट को। लिस्ट के ट्रैवर्सल के लिए क्या होता है? रूल क्या है? वही कि टेम्प आप, मैं यहाँ पर लगा के दिखा दूंगी, ठीक है। सबसे पहले मान लो आपने यहाँ पर टेम्प लगा दिया, तो इस टेम्प को आप आगे चलाते जाओ। कब तक इसको आगे चलाओगे? आपको टेम्प को यहाँ रोकना है ना। क्या कंडीशन है? देखो, टेम्प इज इक्वल टू टेल नेक्स्ट। टेम्प को कहाँ लगा दिया? जहां टेल का नेक्स्ट लगा। टेल का नेक्स्ट जहां पॉइंट कर रहा है, टेम्प अब वहां पॉइंट करेगा। कर दिया आपने इतना? चलो अगली लाइन में लिख देती हूँ, ये टेम्प है। ये देखो, टेम्प इज इक्वल टू टेल नेक्स्ट। आपने पहले नोड पर टेम्प लगा दिया। अब जब तक, क्या कंडीशन बनाऊं? बहुत सारी कंडीशन बन सकती हैं। हम क्या बना सकते हैं? देखो, जब ये यहां आएगा तो क्या कंडीशन बनेगी? टेम्प का जो नेक्स्ट है वही टेल का नेक्स्ट है। जब तक टेम्प का नेक्स्ट टेल के नेक्स्ट के बराबर ना हो जाए, टेम्प को आगे चलाते जाओ। और जो पहले वाला नोड है उस पर प्रीवियस लगाते जाओ, टेम्प को आगे बढ़ाते जाओ, है ना। तो क्या लिखे? व्हाइल टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू टेल का नेक्स्ट। जब तक दोनों के नेक्स्ट सेम ना हो जाए, इससे पता चलेगा लास्ट वाले नोड की बात कर रहे हैं। अगर टेम्प का नेक्स्ट टेल के नेक्स्ट के बराबर है तो उसका मतलब हम आखिरी वाले नोड पर है ना। तब तक क्या करोगे? प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। ये काम हमने कितनी बार किया है पहले भी, है ना। क्या होगा हमारी सिचुएशन में, जरा देख लेते हैं। ये देखो, टेम्प आपने यहाँ लगा दिया, टेम्प अभी यहाँ पर है, यहाँ पे अपने टेम्प लगा रखा है। अब यहाँ देखो, टेम्प का नेक्स्ट क्या है? ये कहाँ पॉइंट कर रहा है? इसे। और टेल का नेक्स्ट कहाँ पॉइंट कर रहा है? इसे। सेम है क्या दोनों? दोनों अलग है। तो कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो नीचे आ गए। प्रीवियस कहाँ लगा दिया? जहां टेम्प था, यहाँ मैंने प्रीवियस लगा दिया और टेम्प को लेगा यहाँ, टेम्प यहाँ। हो गया इतना काम। अब वापस गए, टेम्प का नेक्स्ट, फिर देखो टेम्प का नेक्स्ट तो इसे पॉइंट कर रहा है, टेल का नेक्स्ट इसे पॉइंट कर रहा है, दोनों अलग है। ट्रू है कंडीशन, फिर गए। यहाँ क्या आ गया? अब यहाँ पर प्रीवियस आ गया, है ना, और यहाँ पर टेम्प आ गया, फिर मूव कर दिया हमने, है ना। फिर वहां गए, टेम्प का नेक्स्ट किसे पॉइंट कर रहा है? इसे। और टेल का नेक्स्ट किसे पॉइंट कर रहा है? इसे। दोनों डिफरेंट है, तो इसका मतलब फिर आगे मूव करो। अब क्या हुआ? टेम्प यहाँ से हट गया, प्रीवियस यहाँ आ गया, है ना, और टेम्प यहाँ चला। यही काम करना था हमें। देखो, ये प्रीवियस, यहाँ टेम्प चाहिए था, हो गया। यहाँ प्रीवियस चाहिए था, यहाँ टेम्प चाहिए था, हो गया। अब आगे गए, अब वापस टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू टेल का नेक्स्ट। गलत हो गया। टेम्प जहां पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट भी इधर है, टेल जहां है उसका नेक्स्ट भी इधर है, दोनों सेम हो गए। सेम हो गए तो अब ये लूप नहीं चलेगा, आप लूप के बाहर आ गए। आगे तो इस लूप को चलाने के बाद इतनी बात तो तय हो गई कि यहाँ प्रीवियस है और यहाँ टेम्प है। इतनी बात तो हमने फिक्स कर ली। अब ये जो मैंने ये जो पॉइंटर्स मैंने लगाए हैं, इन्हें मैं यहाँ से जरा रिमूव कर देती हूँ, है ना, ताकि ये नीट क्लीन आपको समझ में आ जाए। तो बेटा ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात हो गई कि हम जिस तरह सिंगली लिंक लिस्ट में मूव करते हैं पैरेंथेसिस को, बिल्कुल ऐसे मूव करके हमने ये पूरा का पूरा काम कर लिया। अब यहाँ प्रीवियस है, यहाँ टेल है, टेम्प है। क्या करना है? मुझे इस टेम्प को डिलीट करना है, लेकिन इसे डिलीट करने से पहले मुझे टेल को इधर सेट करना है, सबसे पहली बात, है ना। और प्रीवियस के नेक्स्ट में मुझे क्या डालना है? टेल कहाँ पॉइंट कर रहा है? प्रीवियस के नेक्स्ट में मुझे डालना है टेल का नेक्स्ट। जहां टेल का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है वहीं पर प्रीवियस का नेक्स्ट पॉइंट करे। यही तो करना है। देखो, जब हम इसे डिलीट करेंगे तो टेल का नेक्स्ट जहां पॉइंट कर रहा है वहां अब प्रीवियस का नेक्स्ट पॉइंट करे। तो क्या लिखेंगे?
ये जो लूप बंद हुआ इसके बाद हम लिख देंगे टेल का प्रीवियस का नेक्स्ट वहां लगा दो जहां टेल का नेक्स्ट लगा हुआ है ना। तो टेल का नेक्स्ट जहां लगा था वहीं पे प्रीवियस का नेक्स्ट लगा दो। ये लिंक ब्रेक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आई, इतना हो गया। इसके करने के बाद टेल को कहां लगा दो, प्रीवियस पे। टेल अब कहां लगेगा, प्रीवियस पे। जहां प्रीवियस लगा हुआ है वहां से टेल लगा दो। नाउ दिस इज न्यू टेल। और बस इसके बाद फ्री कर दो। अब फ्री कर दो, हो गया। आपने जो पॉइंटर्स मॉडिफाई करने थे, है ना, ये पॉइंटर मॉडिफाई कर दिया, इधर आ गया, टेल को इधर ले आए और अब इसको आपने फ्री कर दिया। तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस के नेक्स्ट पर आपने टेल का नेक्स्ट लगा दिया, टेल को लगा दिया जहां प्रीवियस है और टेम्प को फ्री कर दिया। ठीक है, जब तक उसका नेक्स्ट टेल के नेक्स्ट से बराबर ना हो जाए तब तक आपने प्रीवियस और टेम्प को आगे ट्रैवर्स कर दिया, आगे बढ़ा दिया। मुझे लगता है सिंपल है, इतने कोड आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये चीज आप, ये कंडीशंस आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज अनदर वन जिसमें हम लिस्ट के एंड से डिलीट करते थे। बेसिक कंडीशन हम पहले भी चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, तीसरा है डिलीशन फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। स्पेसिफिक पोजीशन का मतलब क्या हुआ, चलो एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बना लेते हैं। 10 20 30 40 मान लो, है ना, और 25 ये नोड है। अब यहां पॉइंट कर रहा है इसका, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है। ठीक है, अब मान लो किसी ने मुझे कहा पोजीशन जो है आपको कौन सी पोजीशन से डिलीट करना है, मान लो पोजीशन है 4, चलो 3 को लगा, 3, चलो 4 को लगाते हैं, पोजीशन 4। मतलब पोजीशन 4 पर जो एलिमेंट है उसे डिलीट करना है, ये है पोजीशन, इस एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है। ठीक है, अब क्या हुआ, जिस एलिमेंट को डिलीट करना है उससे पहले एक पॉइंटर चाहिए ना मुझे, ऑब्वियस सी बात है, एक पॉइंटर उस पर चाहिए, एक उससे पहले चाहिए, है ना। अब पोजीशन का लूप हमने क्या सेट कर रखा है, अगर किसी गिवन पोजीशन की बात कर रहे हैं एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन, तो हमने पहले से सेट कर रखा है कि हम आई को 1 से शुरू करेंगे, पोजीशन -1 तक का लूप चलाएंगे, लेस देन पोजीशन -1 तक का, वैसे ही चलाते हैं, है ना, और देखते हैं कि हमारा टेम्प कहाँ जाके रुकता है। चलिए, तो सबसे पहले भाई देखो इसमें और क्या हो सकता है, आप एक काम करो, आप लिस्ट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जितने भी नोड है उन्हें काउंट कर लो। हमने पहले फंक्शन किया है, लास्ट लेक्चर में हमने एक फंक्शन बनाया था काउंट नाम से, जो कि इस सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर जितने नोड है उन्हें काउंट कर लेगा, है ना। अगर कोई पोजीशन की वैल्यू अपने यूजर से पूछी और वो पोजीशन की वैल्यू लेस देन 1 अगर कोई दे दे तो क्या वो पॉसिबल है, इनवैलिड हो गया। फर्स्ट पोजीशन से भी कम पोजीशन पर तो यहाँ कोई नहीं है ना। या फिर पोजीशन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन, अगर इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5, ग्रेटर देन 5 अगर कोई दे दे इस टाइम 1 2 3 4 5 लेंथ से ज्यादा, तो भी इस दोनों केसेस में ये इनवैलिड है। इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पर कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं करते जिन्हें आप डिलीट करेंगे, है ना, सबसे पहली बात। दूसरा केस, अगर पोजीशन की वैल्यू 1 है तो दैट मीन्स हम कौन से फंक्शन को कॉल करने हैं, डिलीट फ्रॉम बिगनिंग कर चुके हम पहले, हम दोबारा कोड क्यों लिखे, हमने अपने प्रोग्राम में कोड लिख रखा है, उसे कॉल कर लेंगे। ऐसे ही अगर पोजीशन की वैल्यू इक्वल टू 5 है इस टाइम, तो हम क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम एंड, जो इससे पहले वाला हमने अभी प्रोग्राम पढ़ा, है ना। नहीं तो इसके अलावा अगर कोई सीन आता है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर लूप चला के वहां तक पॉइंटर को लाएंगे और डिलीट करेंगे। तो पहले जितना मैंने बताया उतना देखो। देखो बेटा, पोजीशन आपने एक वेरिएबल ले लिया, आई की वैल्यू 1 ले ली, लेंथ एक वेरिएबल ले लिया, ये तो टेम्प को एक्चुअली हम ट्रैवर्स करने के लिए लगाएंगे। पोजीशन को एंटर करवाया, लेंथ काउंट कर ली, लिंक लिस्ट की लेंथ कितनी है, काउंट फंक्शन को कॉल किया, उसने लेंथ रिटर्न की, यहाँ लेंथ आपकी आ गई। पोजीशन अगर 1 से छोटी है या लेंथ से बड़ी है तो उस केस में इनवैलिड पोजीशन है। पोजीशन अगर 1 है तो डिलीट फ्रॉम बिगनिंग, पोजीशन अगर लेंथ के बराबर है तो फिर पोजीशन इज इक्वल टू लेंथ, तो डिलीट फ्रॉम एंड। नहीं तो क्या करेंगे अब वो देखो, ठीक है। तो क्या हुआ, चलो अब देखो, तो अब हम क्या सिचुएशन सोच के चल रहे हैं कि हमारे पास ना बिगिनिंग से ना एंड से और वैलिड पोजीशन किसी ने दी है, पोजीशन है 4। अब हम डिलीशन कैसे करना है, तो देखो यूनिवर्सली हम क्या सोच के चलते हैं कि फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन पोजीशन -1 और आई प्लस, ये मान के चल रहे हैं, है ना। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा टेम्प
इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। इसको बढ़ाते जाएंगे। भाई हमने एक चीज ये फिक्स कर रखी है आपने, है ना, किसी पोजीशन से करना है तो पोजीशन -1 तक का लूप चला देंगे, जो पॉइंटर रिक्वायर्ड होगा उसे ले लेंगे। आगे का पॉइंटर हम ले सकते हैं, पीछे का पॉइंटर लेना मुश्किल है। जब हम सिंगली लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ये देखो सर्कुलर लिस्ट है लेकिन है तो सिंगली लिंक लिस्ट, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। अगर मैं इस नोड पे आ जाऊं तो इससे पीछे वाले नोड को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं इस नोड पे हूं तो हम इसे एक्सेस कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट से, इसके नेक्स्ट पार्ट से इसे एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ भी आके रुक गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो क्या हुआ, अगर मान लो किसी ने पोजीशन 4 दी तो क्या हुआ, ये i लेस देन पोजीशन -1 मतलब 3, तो i की वैल्यू 1 और 2 के लिए वैलिड होगा ये। अभी हमने क्या कर लिया, टेम्प इज इक्वल टू टेल नेक्स्ट। टेम्प को कहाँ लगा दिया, टेल के नेक्स्ट पे लगा दिया, यहाँ टेम्प लगा दिया, यहाँ पे मैंने टेम्प लगा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, आ गए आप यहाँ पर, टेम्प इज इक्वल i इज लेस देन 3, i 1 है ना, i इज लेस देन 3, ट्रू है तो टेम्प यहाँ से हट के यहाँ आ गया। ये ग्रीन वाला जो एरो है ये टेम्प है, ये मान लो यहाँ आ गया, फिर वापस गए, i की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन 3 ट्रू है तो फिर टेम्प को आगे बढ़ा दिया, टेम्प यहाँ से हट के यहाँ आ गया यहाँ टेम्प। अब वापस गए, i की वैल्यू 3 हो गई, 3 लेस देन 3 फॉल्स हो गया, अब बाहर आ गए। तो मतलब जब ये लूप चला तो टेम्प आपका यहाँ पे आ गया। अब आपको बताओ डिलीट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, एक और पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। जिस नोड को आप डिलीट कर रहे हैं उस पर भी आपको एक पॉइंटर लगाना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, इस कोड के बाद अब आप क्या करो, नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, मतलब जहां टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है वहां अब नेक्स्ट नोड पॉइंट करेगा। ये नेक्स्ट नोड कौन सा है, कुछ भी नाम ले सकते हो, डेल नोड ले लो, जिस नोड को डिलीट करना है कुछ भी नाम इसका रख सकते हो। ये वो नोड है जिसको हमें डिलीट करना है। इसका मतलब ये है ना, टेम्प यहाँ आके रुका, इसके अगले नोड को हमें डिलीट करना है। अब क्या करना है, डिलीट करने में क्या पॉइंटर्स, यहाँ पे इस पोजीशन पे तो सिंगली लिंक लिस्ट की सिचुएशन बन रही है, तो क्या है, बस एक पॉइंटर एडजस्ट करना है, ये है ना। तो क्या लिखूं मैं, नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट जहां पॉइंट कर रहा है वहां अब टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट करे, यहाँ टेम्प है, ये टेम्प है, तो टेम्प का नेक्स्ट वहां पॉइंट करे जहां पर नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट यहाँ पॉइंट कर रहा है तो टेम्प का नेक्स्ट भी यहाँ पॉइंट करे। तो ये जो लिंक था ये ब्रेक कर दिया हमने, है ना। और ये ब्रेक करते ही बस अब आप क्या करो, फ्री कर दो नेक्स्ट नोड को, और तो कोई पॉइंटर यहाँ सेट ही नहीं करना। हो गया ये। अब मुझे ये बताओ, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं, बस हो गया, दैट्स इट। हमने सारी पोजीशन तो चेक कर ही ली भाई, अगर एंड में सिचुएशन आती तो वो तो पहले ही पता चल जाती क्या पोजीशन थी। बस इतना काम आपको करना था, पहले आपको उस नोड तक पहुंचना है, इस पॉइंटर को सेट कर देना, एक पॉइंटर की रिक्वायरमेंट है, दैट्स इट। अब देखो क्या है ये, जब तक पोजीशन में यहाँ वाइल लूप लगा रखा है, लूप एक कोई भी लगा लो, चाहे नेक्स्ट नोड को नेक्स्ट पे लगा लिया, नेक्स्ट नोड का जो नेक्स्ट है उसे टेम्प के नेक्स्ट में डाल दिया और नेक्स्ट नोड को फ्री कर दिया, दैट्स इट। बहुत ईजी कोड है ये, बहुत 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 सुपर ईजी, और बच्चे इन्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना के पढ़ते हैं। तो बेटा कंसेप्ट समझना है, अब उस कंसेप्ट को अप्लाई करके आपसे कोई कुछ भी बनवा ले, आप इजीली किसी भी केस को इजीली अप्रोच कर लें, ठीक है। अब हम आते हैं पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। समझना है पहले क्या मतलब है, ये लिंक लिस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। लिंक लिस्ट की हेल्प से हम पॉलिनोमियल्स जो होती हैं, जो इक्वेशंस होती हैं, उनको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और उनकी अरिथमेटिक भी परफॉर्म कर सकते हैं। अरिथमेटिक से मेरा मतलब है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से, ठीक है। देखो कैसे, क्या मतलब है इस बात का, देखो जैसे मान लो मैं कोई पॉलिनोमियल लिख रही हूँ 6x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x प्लस 5। मान लो मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखी, तो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं, 1 2 3 4, ये 4 टर्म है, पॉलिनोमियल में 4 टर्म है। इन चारों टर्म्स को हम लिंक लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन देंगे। कैसे देंगे, पहले एक एक टर्म को डिजाइन करते हैं। अब ध्यान से देखो, पहला टर्म मैं बना रही हूं, हर एक टर्म जो होगा वो एक नोड की हेल्प से रिप्रेजेंट होगा। ये एक नोड, ये एक नोड, ये एक नोड, ये एक नोड, हर एक टर्म को हम एक नोड की फॉर्म में लिखेंगे। हर एक नोड के 3 पार्ट होंगे, क्यों, एक पार्ट होगा कोएफिशिएंट स्टोर करने के लिए, एक पार्ट होगा एक्सपोनेंट स्टोर करने के लिए, और एक पार्ट होगा पॉइंटर जो कि इसे अगले नोड से कनेक्ट करेगा। तो एक नोड में 3 पार्ट होंगे। अब चलो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, जो पहला नोड है उसका ये है कोएफिशिएंट, ये है उसका एक्सपोनेंट और ये है उसका एड्रेस जो कि उसे अगले नोड से कनेक्ट करेगा।
तो देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज कोएफिशिएंट, दिस इज एक्सपोनेंट एंड दिस इज पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड। इस तरह से पॉलिनोमियल्स रिप्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब अगला नोड बनाते हैं। चलो देखो, नेक्स्ट नोड बनाओ। नेक्स्ट नोड में तीनों चीजें लिखो। अगला जो नोड है उसकी वैल्यू है -3, कोएफिशिएंट है -3, पावर है 3 और वो एड्रेस होल्ड कर रहा है किसका, थर्ड नोड का। थर्ड नोड पे आ जाओ। थर्ड नोड का कोएफिशिएंट है 2, पावर है 1, है ना, और उसके बाद पॉइंटर है नेक्स्ट नोड पर। अब लास्ट नोड पे आ जाओ, क्या है, अब ये देखो अगर खाली 5 लिखा है तो इसका मतलब 5x⁻0 है ना, ये इस बात का यही मतलब है ना। तो इसे कैसे लिखेंगे, दिस इज 5, एक्सपोनेंट इज 0 और क्योंकि लास्ट नोड है तो यहाँ पर इसके नल स्टोर हो जाएगा। चलो इसको नल लिख देती हूँ, दिस इज नल। तो ये हो गया इसका पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। और जो पहला वाला नोड होता है उसका एड्रेस होता है, वो होता है हेड में, जैसा कि एक लिंक लिस्ट में होता है। तो कोई भी लिस्ट होती है तो उसका जो पहला नोड होता है उसका एड्रेस होल्ड करता है एक पॉइंटर, जिसको हम हेड पॉइंटर कहते हैं। तो इस तरह किसी भी पॉलिनोमियल को हम लिंक लिस्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, आपको एक सिंगल नोड बनाना है। तो देखो मैं नोड का स्ट्रक्चर लिख देती हूँ, नोड स्ट्रक्चर, जिससे कि याद रहे। नोड स्ट्रक्चर देखो, एक नोड का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर है। पहला कोएफिशिएंट, दिस इज कोएफिशिएंट, फिर एक्सपोनेंट और ये है पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड। ये पॉइंटर है जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। इस तरह से पॉलिनोमियल को लिंक लिस्ट की हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब अगर मेरे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं तो उन्हें हम कैसे ऐड करेंगे उसका थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। तो बेसिकली एग्जाम में एल्गोरिथम ज्यादा पूछा जाता है, एक बार उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी पूछी गई है, इसलिए वो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्राम मैंने इसके अंदर डाल दिया। मेनली एल्गोरिथम समझना है और जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्राम है उसको आपको एग्जीक्यूट करके देखना है। ठीक है, चलिए देखिए किस तरह से बात करते हैं। जब हम पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हैं, मान लीजिए हमने दो पॉलिनोमियल्स कंसिडर की, ध्यान रखना पहली पॉलिनोमियल है पॉली1 का नाम है, वो है 3x³ + 5x² + 2। दूसरी पॉलिनोमियल है 5x⁴ + 10x³ + 6x² + 1। ये दो पॉलिनोमियल्स है मेरे पास, है ना। जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो पॉलिनोमियल एडिशन का क्या रूल होता है, सबसे पहले आप दोनों के फर्स्ट नोड को चेक करो, फर्स्ट जो कोएफिशिएंट वो है टर्म्स है उन्हें चेक करो। अब ये देखो, ये है 3x³, ये है 5x⁴। तो जो रिजल्ट हम जनरेट कर रहे हैं, एक एक करके रिजल्ट जनरेट करेंगे। मान लो पॉली3 मुझे बनानी है, पॉली3 मतलब वो पॉलिनोमियल जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसे बनेगी वो, इनमें से सबसे इन दोनों की पावर को कंपेयर करो पहले। ये x³ है, ये x⁴ है, मतलब सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट को देखना है। एक्सपोनेंट किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है ना, ये ज्यादा है। तो इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा एक टर्म है इसका एक नया नोड बनेगा और वो नया नोड यहाँ इंसर्ट होगा। तो कैसे इंसर्ट होगा, ये लो इस तरह से करते हैं, एक नया नोड बनाओ और उस नोड को यहाँ पर इंसर्ट कर दो। ध्यान से समझते जाना, वही एल्गोरिथम है। ठीक है, उसी तरह समझना है। अब ये हो गया कंसिडर, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले नोड को कंसिडर करेंगे। इसे तो हमने फाइनल में डाल दिया ना, अब इसे और इसे कंपेयर करेंगे। इसे देखो, ये x³ है, ये x³ है, दोनों x³ है, दोनों के एक्सपोनेंट सेम है। जब एक्सपोनेंट सेम है तो आप क्या करेंगे, इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड कर देंगे, एक नया नोड जनरेट होगा। अभी हमारे हिसाब से नया नोड बन रहा है, कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे, जो भी नया नोड होगा उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो कितना होगा, 13x³। ऐसे करेंगे, है ना। कैसे किया, सबसे पहले पहले वाले टर्म को देखा, किसकी पावर किसकी ज्यादा थी, इसकी ज्यादा। तो जिसकी पावर ज्यादा थी वो पूरा का पूरा टर्म एक नए नोड की फॉर्म में आपने वहां पर रिजल्ट में डाल दिया। फिर यहाँ आगे गए, इस टर्म में अगले टर्म को चेक किया, इसे इसी टर्म से चेक किया, दोनों की पावर सेम है, सेम पावर है तो नेचुरली आप 10 और 3 को ऐड करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना एडिशन पॉलिनोमियल्स का मैथ्स में। तो 13x³ बना दिया।
अब आप इसे कंसिडर कर चुके पॉली 1 में, अब आप इसे कंपेयर करेंगे और पॉली 2 में आप इसे कंपेयर करेंगे, अगले अगले टर्म को कंपेयर करते हैं। अब ये बात जो मैं अगले अगले टर्म की बात कर रही हूँ, एक्चुअली तो जब ये पॉलिनोमियल्स रिप्रेजेंट होंगी तो ये लिंक्ड लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगी ना, तो नेक्स्ट नोड्स होंगे। मान लो एक नोड टेम्प 1 मैंने यहाँ लगा रखा है, टेम्प 2 मैंने यहाँ लगा रखा है, तो टेम्प 1 के नेक्स्ट पे गए, टेम्प 2 के नेक्स्ट पे गए, इस तरह से हम अगले अगले नोड तक चले जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, फिर से एक्स स्क्वायर दोनों सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो फिर दोबारा ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना आएगा 11x²। ये भी कंसिडर हो गया, ये भी कंसिडर हो गया। जब भी हम ऐड कर रहे हैं दोनों को आगे बढ़ाएंगे नेचुरली। फिर यहाँ आ गए, दोनों के एक्सपोनेंट सेम है, दोनों जीरो है, फिर इन्हें ऐड करके फिर रिजल्ट डाल देंगे, तो ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, है ना। इस तरह ये रूल हमें फॉलो करना है। किस तरह से इस रूल को फॉलो करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। क्या डिफरेंट केसेस हैं, पहले यही देख के पहचानते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट केसेस। देखो बेटा, जब आप यूज करना शुरू करोगे, एल्गोरिथम लिखोगे, तो एक लिंक लिस्ट तो आपके पास ये हो गई, एक लिंक लिस्ट हो गई ये, तो आपको इस वाली लिस्ट को भी ट्रैवर्स करना है और इस वाली लिस्ट को भी ट्रैवर्स करना है। अब इसे इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर हम मैथ से बाहर निकल के पॉलिनोमियल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो हम किस तरह काम करेंगे। ये आगे चलाएंगे, इसे भी आगे चलाएंगे, तो इसका मतलब इसे, इसके लिए टेम्प 1 हम यूज करेंगे, इसके लिए मान लो मैंने टेम्प 2 यूज कर लिया। दो अलग अलग पॉइंटर हैं जो कि हम इन पे लगाएंगे और इन्हें ट्रैवर्स करते रहेंगे। पहली बात, सबसे पहले क्या करेंगे, जहां टेम्प 1 पॉइंट कर रहा है और जहां टेम्प 2 पॉइंट कर रहा है, उन दोनों के एक्सपोनेंट को कंपेयर करो। अब टेम्प 1 का एक्सपोनेंट छोटा है और टेम्प 2 का एक्सपोनेंट बड़ा है, तो बड़े वाले का जो एक्सपोनेंट है वो, उसका नोड जो है वो फाइनल वाली उसमें लिस्ट में डालो और इस वाले को आगे बढ़ा दो, टेम्प 2 को आगे प्रोसीड कराओ, टेम्प 1 जहां है वहीं लगा रहेगा। ये तो करेंगे, ठीक है। अब फिर दोबारा करो चेक, दूसरा केस, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस कौन सा होगा, मान लो इसका एक्सपोनेंट बड़ा होता, इसका छोटा होता, तो इसका जो बड़ा वाला है उसे यहाँ अटैच कर देते और इसमें आगे बढ़ जाते। दोनों केसेस हो गए, पॉली 1 का, पॉली 2 का। जिसका भी बड़ा होगा उसके वाले टर्म को उठाएंगे, नया नोड बनाएंगे और फाइनल वाली में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। इंसर्ट हमेशा एंड में होगा, एंड में एसोसिएट होगा, किसी भी लिस्ट के एंड में इंसर्ट होता जा रहा है। अब तीसरा केस कौन सा है, जहां पर एक्सपोनेंट बराबर हैं। अगर दोनों के एक्सपोनेंट सेम है तो आप उनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर दो, एक्सपोनेंट को एज इट इज रखो, जो भी किसी का एक का एक्सपोनेंट है, और एक नया नोड जनरेट करो और वापस पहुंचा दो। टेम्प 1 को भी आगे ले जाओ, टेम्प 2 को भी आगे ले जाओ। ये तीन केसेस है ना, बस। अब ये तीन केसेस लिखो, स्कैन टू पॉलिनोमियल्स। देखो ध्यान से क्या लिखा है, स्कैन टू पॉलिनोमियल्स नोड बाय नोड, कंपेयरिंग फॉर द एक्सपोनेंट्स। हर बार आपको एक्सपोनेंट को कंपेयर करना है। अगर एक्सपोनेंट इक्वल हैं तो ऐड देयर कोफिशिएंट्स, अगर एक्सपोनेंट्स इक्वल नहीं है तो सिंपली ऐड अ नोड इन द न्यू लिस्ट, दैट्स इट ना। इक्वल नहीं है तो एक नया नोड वहां से निकाल के लिस्ट में ऐड कर देना है ना। मैं आपको ऐसे इंप्लीमेंटेशन कराऊंगी जहां आपको नया नोड बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जो नोड आपने ऑलरेडी बना रखे हैं उन्हीं नोड के पॉइंटर चेंज कर दो, नया नोड बनाने की क्या रिक्वायरमेंट है ना। तो इस तरह से हम एफिशिएंटली उसको यूज करेंगे। तो अब देखो, ये एग्जाम में आता है, बहुत पूछा जाता है, एकेटीयू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ईयर्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आगे भी लिखे हुए हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कौन से ईयर में आए हैं। हाँ देखो, अब तुम्हें पता चलेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। एकेटीयू में 21, 22, 22, 23, 23, 24 और 24 पर सब में आए कंटिन्यूअस। अगर मैं पिछले 4 साल के पेपर उठा के मैं देख रही हूँ तो हर पेपर में ये क्वेश्चन है। क्या है, वही पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लिंक्ड लिस्ट का यूज करके, और दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करने के लिए सूडो कोड लिखिए या इंप्लीमेंटेशन इसकी, ठीक है। यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में आया है। तो अब देखो, एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम का नाम है पॉलिनोमियल ऐड। अब जरा ध्यान से समझना, एल्गोरिथम लिखा हुआ है सीधा, इस एल्गोरिथम को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इतना सारा दोबारा दोबारा लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमें पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है। दो पॉलिनोमियल है, एक को हेड 1 लगा रखा है, एक का हेड है हेड 1, एक का हेड है हेड 2। मतलब क्या हुआ, दो पॉलिनोमियल है मेरे पास, एक हेड 1 और एक हेड 2। हेड 1 कौन सी, पहली वाली लिस्ट, हेड 2 कौन सी, सेकंड वाली लिस्ट। चलो मैं यहाँ बना के देखती हूँ, ठीक है। यही दो एग्जाम्पल जो अभी मैंने लिए थे, इन्हीं एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं। 3x³ + 5x² + 2, ये देखो, दिस इज 3x³ है ना। या एक नया पेज बनाते हैं, देखो ये देखो, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं।
ये है पॉली 1 इज इक्वल टू 3x³ प्लस 5x² प्लस 2। पॉली 1 इज इक्वल टू 3x³ प्लस 5x² प्लस, तो पॉली 1 बनाओ आप, सबसे पहले बना ली, इस पे हेड लगाना है, इसे हम कह रहे हैं हेड 1। ठीक है, अपने एल्गोरिथम में जो मैंने नोटेशंस ली हैं वही नोटेशन में यहाँ पर, यस, हेड 1 और हेड 2। ठीक है, ये है 3x³, दिस इज 3, पावर है 3 और पॉइंट कर रहा है अगले नोड को। अगेन दिस इज 5, पावर है 2, पॉइंट कर रहा है अगले नोड को। और दिस इज कोफिशिएंट इज 2, पावर इज 0 एंड दिस इज नल, है ना। ये हो गई हमारी पहली लिंक लिस्ट, पहली पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अब सेकंड वाली पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। पॉली 2 इज इक्वल टू, क्या गिवन है हमें, दिस इज 5x रेज़ टू द पावर 4 10x³ 5x to the power 4 plus 10x³ plus this is 6x square plus 1, 6x square plus 1। ठीक है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हेड पॉइंट करेगा, पहला नोड है, दिस इज 5 4, नेक्स्ट पॉइंटर, अगला नोड है 10 3, नेक्स्ट पॉइंटर, इसमें 4 नोड बनेंगे, 4 टर्म है, 6 2, नेक्स्ट पॉइंटर, और फिर है आपका 1 0 और नल। इतनी बात हुई, है ना। एल्गोरिथम के हिसाब से एक एक चीज चला के मैं दिखा रही हूँ ताकि जब पढ़ोगे ना तो प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बेटा, अब देखो एल्गोरिथम, लो अब देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, हेड 1 और हेड 2 दो हमने सबसे पहले उसको लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन दे दी। हेड 1 पे मैंने टेम्प 1 लगा दिया, हेड 2 पे मैंने टेम्प 2 लगा दिया। अभी हम फिलहाल ये बात कर रहे हैं, ठीक है, ये लो लगाओ, यहाँ लगा दिया टेम्प 1 और यहाँ लगा दिया टेम्प 2, है ना। और जो तीसरी रिजल्टेंट लिस्ट है वहां पर है मेरा टेम्प 3, वहां पर टेम्प 3 लगा के रखेंगे हम और उसको कहेंगे हेड 3। इतनी बात समझ के चलना, ठीक है। यहाँ जो भी नोड आएगा वहां पर टेम्प 3 लग जाएगा। अब देखो बेटा, ये इनिशियलाइजेशन कर लिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, जब तक टेम्प 1 नल ना हो जाए और टेम्प 2 नल ना हो जाए, मतलब दोनों लिस्ट को पूरा पूरा ट्रैवर्स करना है, सारे नोड्स को। अगर टेम्प 1 की पावर बड़ी है टेम्प 2 की पावर से, तो उस केस में टेम्प 3 में अपेंड कर दो, टेम्प वाला जो नोड होगा उसको आप अपेंड कर दो टेम्प 3 में। अपेंड फंक्शन आपको यहाँ पर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपेंड क्या करना है, टेम्प 3 में, जहां टेम्प 3 है उसके आगे टेम्प 1 की पावर, टेम्प 1 का कोफिशिएंट, ये इसकी हेल्प से एक नोड बनाओ और उसको उसके साथ अपेंड कर दो, अटैच कर दो उस नोड को उसके साथ। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो क्या किया हमने, जब तक टेम्प 1 नल ना हो जाए, क्या टेम्प 1 नल है, लूप के अंदर है, टेम्प 1 नल है नहीं, टेम्प 2 नल है नहीं, पावर देखो, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 4 है, कौन सा केस है, टेम्प 2 की पावर जो है, टेम्प 2 वाले नोड जो है उसकी पावर जो है वो बड़ी है ना। तो जिसकी पावर बड़ी है, अब देखो, अब देखो टेम्प 2 की पावर बड़ी है, तो ये वाला है ना सेकंड वाला केस, टेम्प 2 की पावर बड़ी है, तो टेम्प 3 में क्या ऐड कर दोगे, टेम्प 2 वाला जो नोड है उसको अपेंड कर दो। तो अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से मैं यहाँ बना रही हूँ। तो ये जो है यहाँ पर है टेम्प 3, ठीक है, और इसके अंदर हमने कौन सा नोड ऐड कर देना है, टेम्प 2 जहां पर है वो वाला जो नोड है वो मुझे ऐड, ये मैंने ऐड कर दिया। अगला जब नोड होगा तो इसका पॉइंटर हम अटैच कर लेंगे, देख लेंगे कैसे अटैच करना, कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। इतनी बात हो गई, और ये करके टेम्प 2 को आगे बढ़ा दो, ये देखो अपेंड कर दो और टेम्प 2 को टेम्प 2 के नेक्स्ट पे ले जाओ, क्योंकि वो नोड हम कंसिडर ऑलरेडी कर चुके। तो ये नोड हमने कंसिडर कर लिया और अब टेम्प 2 जो है वो यहां से मूव करके कहाँ आ गया, यहाँ। नाउ दिस इज टेम्प 2, टेम्प 2 यहाँ आ गया, है ना। अब देखो फिर दोबारा लूप के अंदर आए, टेम्प 1 नॉट इक्वल टू नल, टेम्प 2 नॉट इक्वल टू नल, ट्रू, टेम्प 1 की पावर 3 और टेम्प 2 जहां पॉइंट कर रहा है उसकी भी पावर 3। तो देखो ये कौन सा केस है, ये तीसरा केस है जहां पर दोनों की पावर सेम है। इसके आगे देखो, आगे देखो, नहीं तो कोफिशिएंट जो है वो टेम्प 1 का कोफिशिएंट प्लस टेम्प 2 का कोफिशिएंट ऐड कर दो। अगर कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 है तो अपेंड कर दो। भाई कोफिशिएंट अगर 0 होगा तो नेचुरल सी बात है, फिर तो 0 ही हो जाएगा। कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 है तो अब उस जो फाइनल जो रिजल्ट आया टेम्प 1 की पावर और कोफिशिएंट जो है उसके अंदर आपने ऐड करके छोड़ दो, है ना।
तो मतलब यहाँ पर हमने कोफिशिएंट नाम का एक सिंगल वेरिएबल ले रखा है और उस वेरिएबल को हम साथ में ऐड करके छोड़ते हैं। ये देखो, ठीक है बेटा। तो अब देखो क्या हुआ, खाली कोफिशिएंट लिखा हुआ था, मुझे इसलिए कंफ्यूजन हो गया कि कहीं गलत तो नहीं है। हो गया, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको देखा इसको देखा, दोनों कोफिशिएंट्स को ऐड कर दिया, दोनों के कोफिशिएंट ऐड होकर कितने बन गए, 3 और 10, कितने हो गए, 13। तो नया नोड हमने इंसर्ट किया जिसे अपेंड कर रहे हैं, उसका कोफिशिएंट हो गया 13, है ना। और पावर कितनी है, पावर चाहे टेम्प 1 से ले लो चाहे टेम्प 2 से ले लो, हमने बना लिया कि हम टेम्प 1 से पावर लेंगे, पावर टेम्प 1 की आ गई और आगे चले गए। इस तरह से हम कनेक्ट करते जा रहे हैं नोड्स को, ठीक है। देखो क्या किया, टेम्प 1 से हमने पावर उठा लिया, आप टेम्प 2 से उठा लेते कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक से, दोनों के दोनों सेम है ना। और उसके बाद टेम्प 1 और टेम्प 2 दोनों को आगे बढ़ा दिया। ये देखो इसके बाद क्या हुआ, टेम्प 1 भी आगे चला, टेम्प 1 को भी आगे ले गए, यहाँ टेम्प 1 आ गया, पहला केस हो गया, इस नोड को कंसिडर कर लिया, और टेम्प 2 को भी आगे बढ़ा लिया, ये नोड भी कंसिडर हो गया, यहाँ पे टेम्प 2 है। ठीक बात। अब आगे चले, अब देखा क्या टेम्प 1 नल है, नहीं, क्या टेम्प 2 नल है, नहीं, फिर देखो यहाँ 2 है यहाँ 2 है, ये फिर वही थर्ड वाला केस हो गया। इसमें क्या करोगे, दोनों की कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दो, 5 + 6 क्या बना, यहाँ से यहाँ अटैच कर लेते हैं नया नोड, ये है 5 + 6 इज 11 और इनका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, टेम्प 1 का 2, और बस ये फिर दोबारा किसी दूसरे नोड को पॉइंट करेगा आगे जाके, तीनों हो गए। फिर टेम्प को शिफ्ट कर दो, टेम्प 1 भी इधर आ गया, जब इक्वल वाला केस है तो हम सबको कंसिडर करते जाते हैं, ये भी हो गया और टेम्प 2 इधर आ गया, इधर टेम्प 2 आ गया, ठीक है। अब ये देखो टेम्प 1 नल है क्या, नहीं, टेम्प 2 नल है क्या, नहीं, जब टेम्प 1 और टेम्प 2 नल नहीं है तो फिर दोबारा एक्सपोनेंट देखो, बाई चांस इनके एक्सपोनेंट तो अभी भी सेम है, तो फिर इन्हें ऐड कर दो, ये क्या हुआ 2 और 1, तो कितना हो गया 3, दिस इज 3 और इनकी पावर है 0 और इसके बाद में है नल। इस तरह से आप इनको आगे कनेक्ट करवा देंगे। अब आगे देखो, आगे बढ़े, चलो नल तो हम बाद में स्टोर करेंगे, ये लो आगे बढ़े, ये भी नल हो गया, इसके आगे बढ़े, ये भी नल हो गया, दोनों नल हो गए, इसका मतलब दोनों लिस्ट जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। ऐसा भी हो सकता था कि एक लिस्ट खत्म हो जाती और दूसरी में अभी भी कुछ नोट्स बचे रहते, तो उस केस के लिए हमने एडिशनल क्या लिख रखा है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर कुछ और बचे हैं तो पूरी की पूरी लिस्ट आके अटैच हो जाएगी रिजल्ट में। दो पॉलिनोमियल हैं जिसमें जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि एक है 6x4 + 3x³ + 2x² + 8x + 5 और दूसरी है 4x³ + 2x या 3x², बस दो हैं ये। तो एक बार में, पहली बार में तो ये नोड गया है ना, रिजल्ट में 6x² आया, ये बड़ा है, फिर ये आया, ये क्यूब है, फिर उसके बाद 4 + 3 ऐड हो गए +7 x³ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब अगले वाले हो गए +5x² हो गया, ये भी हो गया, ये लिस्ट तो खत्म हो गई। जब ये लिस्ट खत्म हो गई तो इसके रिमेनिंग सारे के सारे आंसर में आएंगे ना 8x + 5, तो बस ये बात कह रहे हैं कि जब हम ये जो वाइल लूप है इसके बाहर आए, देखो एक चीज को ध्यान से देखो, ये जो वाइल लूप है इसके बीच में एंड लगा हुआ है, देखो ध्यान से, ये जो वाइल कंडीशन हम लगा रहे हैं उसके बीच में एंड लगा हुआ है, मतलब जो ये लूप है, ये लूप अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तब भी बाहर आएगा, ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तब भी बाहर आएगा। तो हम बाहर आने के बाद चेक कर लेंगे कि कहीं टेम्प नॉट इक्वल टू नल पे बाहर आया या टेम्प 2 नॉट इक्वल टू नल पे बाहर आया, कब बाहर आया। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक लिस्ट में एलिमेंट्स बचे हैं तो फिर वो सारी की सारी लिस्ट आगे उसके अपेंड कर देनी है। तो देखो यहाँ पर क्या किया, टेम्प 1 अगर नॉट इक्वल टू नल है, टेम्प 1 अगर नल है, नहीं नल नहीं है, है ना, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ, तो अपेंड कर दो, पूरी की पूरी टेम्प 1 जो है वो अपेंड कर दो, आगे बढ़ाते रहो और अपेंड करते रहो, आगे बढ़ाते रहो अपेंड करते रहो, एक एक नोड उठा के अपेंड करते रहो। टेम्प 2 जब तक नल नहीं होती टेम्प 2 को अपेंड करते रहो। तो ये केसेस क्या कर रहे हैं, इफ फर्स्ट या इफ पॉली 1 लिख देती हूँ, इफ पॉली 1 इज स्टिल या if remaining nodes in poly, अगर पॉली 1 में नोड्स बचे हैं तो ये वाला पॉली 1 के सारे नोड्स उठा के
एक एक करके रिजल्ट में डालो, टेम्प 3 में डालते रहो। नहीं तो ये किस केस में है, इफ रिमेनिंग नोड्स इन पॉली, अगर दूसरी वाली पॉलिनोमियल में बचे हैं तो उसमें से उठा के कॉपी करो। तो कुल मिला के क्या कह रहा है, मेन मुद्दा क्या है, लॉजिक क्या है, ये तो आपको लिख लिख के देख ही लोगे आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉजिक ये है कि पहली वाली पॉलिनोमियल को भी ट्रैवर्स करो, दूसरी वाली को भी ट्रैवर्स करो, ठीक है। अब पहले पहले नोड को पॉइंटर लगा लो, उन पर अलग अलग, एक टेम्प 1 टेम्प 2 आपने लगा लिया, टेम्प 3 आपने किस पे लगाया, जो लिस्ट लास्ट फाइनल लिस्ट है उसको ट्रैवर्स करने के लिए टेम्प 3 आपने लगा रखा है। अब टेम्प 1 जहां पॉइंट कर रहा है, टेम्प 2 जहां पॉइंट कर रहा है, पहले पहले वाले नोड को आपने देखा दोनों के एक्सपोनेंट को कंपेयर करना है। अगर एक्सपोनेंट सेम है, 3 केस हैं, एक्सपोनेंट सेम है तो आपको उनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद वो जो नोड बनेगा उस नोड को अपेंड कर देना है फाइनल लिस्ट के अंदर टेम्प 3 के पास, ठीक है। अपेंड करने का फंक्शन इसमें नहीं लिखा मैंने, आप लोग चाहे तो मैं इसमें बाद में ऐड कर दूंगी अपेंड का फंक्शन, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल वो नोड क्रिएट करके वो नोड वहां पर लगेगा और कुछ नहीं होगा। जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हम वो काम भी नहीं करेंगे, हम एग्जिस्टिंग नोड्स को शफल करेंगे, पॉइंटर्स चेंज करके, हम नए नोड की जरूरत ही नहीं है, हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ाएंगे, ठीक है। तो एल्गोरिथम को समझाने के लिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ। अब अगर पहले वाले का जो एक्सपोनेंट है वो छोटा है, दूसरे वाले का बड़ा है, तो दूसरे वाले का जो पूरा का पूरा टर्म है उसे उठा के रिजल्ट में डाल देंगे, एक नया नोड बनाएंगे, उसे रिजल्ट के अंदर सीधे पुश कर देंगे, है ना। जिसका नोड उठा के डालेंगे उस पॉइंटर को आगे चलाएंगे, जिसका वो नोड नहीं उठाएंगे उस पॉइंटर को वहीं रहने देंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि उस टर्म को तो अभी हमें कंसिडर करना है ना। तो ये 3 केसेस हो गए, या तो एक्सपोनेंट छोटा होगा या एक्सपोनेंट बड़ा होगा या बराबर होंगे। छोटा होगा तो जिसका मतलब दोनों केसेस पहले तो वही है, जिसका बड़ा होगा उसके टर्म को उठा के नोड बना के वहां पर अपेंड कर देना है, ठीक है। और जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो आप ये चेक कर लेंगे कि दोनों, इंश्योर करने के लिए कि दोनों लिस्ट कंप्लीटली नल हुई है या किसी एक के नल होने पर या बाहर आए हैं, तो जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे होंगे वो एज इट इज कॉपी हो जाएंगे फाइनली। इस तरह से आप किसी भी 2 पॉलिनोमियल्स को इजीली ऐड कर सकते हो। अब ये इसकी सी इम्प्लीमेंटेशन है कि सी प्रोग्रामिंग में अगर आपको पॉलिनोमियल इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़े, ये भी एक बार AKTU में आया कि प्रोग्राम लिखो, तो इसलिए ये प्रोग्राम भी मैंने बना दिया। अब इसको जरा ध्यान से समझ लो किस तरह काम करेगा। देखो, कोई भी नोड होगा, जब भी आप नोड बनाएंगे इम्प्लीमेंटेशन में, तो उस नोड के 3 पार्ट होंगे, एक तो कोफिशिएंट, एक पावर और एक स्ट्रक्ट नोड। नेक्स्ट, पता है ये बात, मुझे नहीं लगता अलग से बताने की जरूरत है, क्योंकि अब हर एक जो लिंक लिस्ट के नोड है उसमें हर नोड में 3 फील्ड होंगे, ये हो गए। फिर आपने क्या किया, 2 फंक्शन मैंने ले रखे हैं यहाँ पर। एक फंक्शन है जो कि एक नया नोड क्रिएट करता है, क्रिएट नोड नाम से, C फॉर कोफिशिएंट, P फॉर पावर, है ना। पावर और कोफिशिएंट दे दो तो ये एक नया नोड बना जनरेट करके देगा आपको। और साथ में दूसरा फंक्शन है ऐड पॉलिनोमियल, जो कि 2 पॉलिनोमियल्स को ऐड कराने के लिए यूज किया। पहली वाली पॉलिनोमियल हेड 1 और दूसरी वाली पॉलिनोमियल हेड 2, ये 2 पॉलिनोमियल के हेड ये आप इसको देंगे तो ये रिजल्ट वाली जो पॉलिनोमियल है उसका हेड रिटर्न करेगा। बहुत सीधी बात है, हेड 1 हेड 2 आप इसे देंगे, हेड 3 ये रिटर्न करेगा, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा, मतलब बता देगा कि भाई हेड 3 यहाँ पॉइंट कर रहा है, ये फाइनल पॉलिनोमियल रिजल्ट वाली। अब क्या हुआ, सबसे पहले इस इंप्लीमेंटेशन में हमने क्या किया, हमने यहाँ डमी नाम का एक नोड बनाया, 0 0 0 0, मतलब क्या मतलब हुआ कि मैंने यहाँ पर एक नोड बना लिया और इस नोड को मैंने एक पॉइंटर दिया डमी, ठीक है। और क्रिएट फंक्शन को कॉल किया 0 0, मैंने डमी नाम से एक नोड यहाँ पर क्रिएट कर लिया, ये नोड मेरा क्रिएट हो गया, ठीक बात है। अब टेम्प3 को मैंने वहां लगा दिया जहां पर डमी है, यहाँ पर मैंने लगा दिया टेम्प3। अब जरा ध्यान से समझ के जाना, टेम्प3, टेम्प3 का मतलब क्या हुआ, बहुत सीधी बात है कि ये वो लिस्ट है जो रिजल्ट कैरी करेगी, इस लिस्ट को हम रिजल्टेंट लिस्ट कह रहे हैं, है ना। वो लिस्ट जिसके लास्ट में पहले नोड पर हम हेड लगा देंगे, यहाँ पर ये डमी के नेक्स्ट वाले से हेड लगा देंगे। तो फिलहाल बस उस लिस्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हमने एक डमी नोड बनाया, मतलब ये नोड वो है जिसको लास्ट में हम रिमूव कर देंगे। हमने शुरू में बस एक डमी नोड बना दिया जिससे कि एक हमारी लिस्ट का स्ट्रक्चर दिखे और इसके नेक्स्ट में हम नए नए नोड जो है लगाते चले जाएंगे, ठीक है। बस ये काम हमने किया। तो अब देखो, टेम्प1 इज इक्वल टू हेड 1, टेम्प2 इज इक्वल टू हेड 2, ये काम अब दोबारा लिख के मुझे नहीं लगता दिखाने की जरूरत है। टेम्प1 पे मैंने हेड 1 लगा दिया, टेम्प2 पे मैंने हेड 2 लगा दिया, ठीक। या एक छोटी छोटी लिस्ट बनाऊं और फिर दिखाऊं, चलो ऐसे करती हूँ, हल्का सा आइडिया मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे मान लो मैंने चलो पहली पॉलिनोमियल है सपोज 5x³ प्लस 2x, ठीक है, ये है पहली वाली।
और दूसरी वाली है, यहाँ लिख देती हूँ। फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है पॉलिनोमियल वन है 5x³ + 2x, और पॉलिनोमियल 2 है 6x⁴ प्लस 3x² + 5। ठीक है, ये है क्लियर। अब देखो ये दो पॉलिनोमियल है मेरे पास, अब मैंने इन्हें यहाँ रिप्रेजेंट कर लेना है। वो छोटा सा हल्का सा करके समझाती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया। दिस इज 5, दिस इज 3 एंड दिस इज नेक्स्ट पार्ट। दूसरा क्या है, दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज नल। बस खत्म है ना। यहाँ पर मैंने लगा दिया हेड 1, यही बात हो रही है ना, ये हेड 1 है। अब ये दूसरी पॉलिनोमियल है, दूसरी में क्या है 6 4। फिर आ जाओ, अगला नोड है 3 2, फिर तीसरा है 5 0, और फिर आ गया मेरा नल। ठीक है, यहां मैंने लगा रखा है हेड 2। ये डमी है जिसमें हम फाइनल रिजल्ट को स्टोर करेंगे। ठीक है, अब देखो किस तरह काम कर रहे हैं, बस एक बार हल्का सा आइडिया ले लो क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एक बार में ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ये हेड 1 है, ये हेड 2 है। यहां पर मैंने लगा लिया टेम्प 1, सीधा सीधा समझो। यहां मैंने लगा दिया टेम्प 2। इस बात को कह रहे हैं, ये देखो ये हेड 1 है, जहां हेड 1 है वहां टेम्प 1, जहां हेड 2 है वहां टेम्प 2। जब तक टेम्प 1 नल ना हो और टेम्प 2 नल ना हो, यही काम कर रहा था। जब तक ये खत्म ना हो जाए और ये खत्म ना हो जाए, तब तक टेम्प 1 की पावर अगर बड़ी है टेम्प 2 की पावर से, तो क्या करोगे। देखो अब जरा ध्यान से देखो कैसे चलेगा। टेम्प 1 की पावर देखो 3 है, टेम्प 2 की पावर देखो 4 है, तो टेम्प 2 की पावर बड़ी है, तो इसका मतलब ये वाला केस तो हुआ नहीं, अगला वाला केस होगा, है ना। अगले वाले केस पे चलो, ये देखो टेम्प 2 की पावर जो है टेम्प 1 की पावर इज ग्रेटर देन टेम्प 2 की पावर। हाँ यही वाला तो केस है, टेम्प 2 की बड़ी है, टेम्प 1 की पावर जो है वो लेस देन टेम्प 2 की पावर है। ट्रू है, ट्रू है तो टेम्प 3 के नेक्स्ट में क्या डाल दो, टेम्प 2। मतलब टेम्प 2 जहां पॉइंट कर रहा है, टेम्प 3 का नेक्स्ट अब वही पॉइंट करेगा। तो कहने को हमने क्या किया, हमने एक नया नोड क्रिएट नहीं किया, हमने तो पॉइंटर एक्सचेंज कर दिए। अब ये जो टेम्प 2 यहाँ लगा हुआ है ना, तो ये जो इसका नेक्स्ट है, क्योंकि मेमोरी में ये नोड अलग अलग लोकेशन पे तो है, ये नोड कहीं है, ये कहीं है, ये कहीं है, तो आपने इसका एड्रेस इसके नेक्स्ट में डाल दिया। तो एक तरीके से वर्चुअली आपने क्या कर दिया, मैं यहीं पे करके दिखा रही हूँ। वर्चुअली आपने यहाँ पर एक ये वाला जो नोड है जिसे टेम्प 2 पॉइंट कर रहा है 6 4, और इसके बाद तो पूरी की पूरी ये लिस्ट है ही, ये लिस्ट एज इट इज है, ऐसा नहीं है कि मैंने ये नोड निकाल लिया, ये लिस्ट एज इट इज है, वो मैंने यहाँ अटैच कर दी, है ना। तो देखो ये नोड मेरे रिजल्ट वाली लिस्ट में चला गया, क्योंकि रैंडमली हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर्स को तो अटैच कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, टेम्प 2 जहां पॉइंट कर रहा है उसे टेम्प 3 के नेक्स्ट पे पॉइंट करा दो। तो ये नोड उठा के मैंने यहाँ डाल दिया, और अब आप क्या करो, टेम्प 3 को टेम्प 2 मतलब टेम्प 3 इज इक्वल टू टेम्प 2, मतलब जहां टेम्प 2 पॉइंट कर रहा है, टेम्प 2 ये है ना, ये टेम्प 2 है ना, यहीं पर तो टेम्प 3 के नेक्स्ट पे इसको डाला है। टेम्प 3 अब यहां से चेंज करके टेम्प 3 यहाँ आ गया। अब टेम्प 3 यहां से पॉइंट कर रहा है क्योंकि ये आगे प्रोसीड करेगा धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पर डमी लगा के छोड़ दिया फर्स्ट नोड के लिए, फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड कराने के लिए मैंने डमी ले रखा है। अब बस यहाँ पर आगे टेम्प 3 चला गया, इतना काम कर दिया। टेम्प 3 को वहां लगा दो जहां टेम्प 2 है, और टेम्प 2 को आगे स्विच कर दो। अब टेम्प 2 यहां से हटके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, क्योंकि हम उस नोड को कंसिडर कर चुके हैं। इस तरह हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब फिर देखो, फिर वापस आए, क्या टेम्प 1 नल है, नहीं, टेम्प 2 नल है, नहीं, तो फिर कंपेयर करो, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, क्या होगा। अब डायरेक्टली बता रही हूँ, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये वाला जो नोड है ये उठ के अगली बार में लग जाएगा उसके पीछे, है ना। तो यहाँ लिखूं, चलो लिख देते हैं, चलो चलो आगे क्या है, इसको लिख देते हैं। तो मैं पूरी लिस्ट दिखाने की बजाय आपको डायरेक्टली नोड दिखा रही हूँ, ठीक है बेटा। तो ये कंफ्यूज मत होना कि ये लिस्ट कहाँ चली गई, लिस्ट वही है, पॉइंटर्स को चेंज कर रहे हैं तो वो नोड अपने आप अटैच हो रहे हैं। अब यहाँ देखो ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो टेम्प 1 को टेम्प 3 के नेक्स्ट पे डाल दो, टेम्प 3 के नेक्स्ट पे टेम्प 1 को डालो। देखो ये वाला केस है, टेम्प 3 के नेक्स्ट पे टेम्प 1 को डालो और टेम्प 3 को टेम्प 1 पे ले जाओ। अब ये टेम्प 1 है, ये टेम्प 2 था, नाउ दिस इज टेम्प 1। टेम्प 1 जहां है वहां आपने टेम्प 3 का नेक्स्ट लगा दिया, है ना। टेम्प 1 क्या था, 5 3, ये हो गया अटैच।
और टेम्प 3 को कहाँ ले गए, इसके नेक्स्ट पे, कहाँ, जहाँ टेम्प 1 है। तो अब टेम्प 3 यहाँ से हट गया, यहाँ आ गया, अब टेम्प 3 इधर है, ठीक। अब फिर गए, अब ये टेम्प 1 यहाँ से हटा, टेम्प 1 यहाँ आ गया, हो गया इतना। अब ये टेम्प 1 है, ये टेम्प 2 है, नल है क्या, नल नहीं है। तो अब किसका एक्सपोनेंट ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो फिर ये वाला केस हो गया, टेम्प 2 वाला बड़ा है। तो इसके बाद में फिर आपने नोड अटैच कर दिया, मैं डायरेक्टली नोड अटैच करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ये क्या है, 3 2, क्या है ये, टेम्प 2 है ना, टेम्प 2 मतलब टेम्प 3 के नेक्स्ट में टेम्प 2 डाल दो, और अब टेम्प 3 यहाँ से हट गया, यहाँ आ गया, अब यहाँ टेम्प 3 है, ठीक है बेटा। ये जो टेम्प 2 है, ये टेम्प 2 इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए है, अलग से पॉइंटर्स नहीं है, यही नोड है जिनको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ठीक। अब जब हमने इसे मूव किया, इसे मूव किया, तो ये टेम्प अब यहाँ से हटके यहाँ आ गया। नाउ दिस इज टेम्प 2, टेम्प 1 यहीं पे है। जब हमने इसको आगे प्रोसीड किया, तो जो ये टेम्प 1 है, ये तो नल हो गया, देखो ये तो नल हो गया। जैसे ही टेम्प 1 नल हुआ, लूप के अंदर टेम्प 1 नल हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही फॉल्स हुई, आप लूप के बाहर आ गए, है ना। तो क्या काम खत्म हो चुका है, अभी तो काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो ये नोड तो बचा है, ये नोड तो बचा है ना। सबसे पहले आपने क्या किया, टेम्प 2 यहाँ था, टेम्प 1 यहाँ था, अच्छा नहीं नहीं नहीं, आपने टेम्प 2 को प्रोसीड किया, अब टेम्प 2 और टेम्प 1 तो यहीं पर है, अच्छा नहीं सॉरी, अभी टेम्प 2 और टेम्प 1 यहीं पर हैं, तो टेम्प 1 और टेम्प 2 को कंपेयर किया, इसकी पावर ज्यादा है, तो 2 1, ये वाला जो नोड है, ये वाला नोड निकल के यहाँ लगेगा ना, तो इसके एंड में, ये लो, इसके एंड में कौन सा वाला नोड अटैच कर दिया आपने, ये वाला टेम्प 1 वाला, 2 1, ये जो नोड है ये इसके एंड में अटैच हो गया, दिस इज टेम्प 1। और अब यहाँ टेम्प 3 आ गया, है ना। और टेम्प 1, अब टेम्प 1 नल हुआ, अब ये नल हो गया, है ना। टेम्प 2 तो प्रोसीड नहीं किया, क्योंकि आपने इसे चलाया, इसे चलाया, तो ये टेम्प आपका बाहर आया, ये नल हो गया, और टेम्प 2 यहीं पर है। अब बताओ, जैसे ही टेम्प 1 नल हुआ, आप बाहर आ गए, बाहर आने के बाद आप क्या करोगे, चेक करोगे क्या टेम्प 1 नल है, अगर है तो छोड़ दो, क्या टेम्प 2 नल है, नहीं है, नहीं है तो फिर इसे नोड को उठा के इसमें कॉपी कर दो। तो इसके बाद हम इस वाले नोड को उठा के कॉपी कर देंगे। तो देखो यहाँ पर एल, ये तो 3 केस हो गए, अगर सेम है तो एडिशन वाला बाई चांस इसमें कोई केस नहीं बना, नहीं तो लूप के बाहर अगर टेम्प 1 नल नहीं है तो उसके नेक्स्ट में टेम्प 1 डाल दो, अगर टेम्प 2 नल नहीं है तो उसके नेक्स्ट में बचा हुआ टेम्प 2 डाल दो। इस तरह आप इन्हें चेंज करते रहेंगे, ठीक है। और रिटर्न क्या करोगे, डमी का नेक्स्ट, डमी का नेक्स्ट रिटर्न करो। मतलब क्या हुआ कि ये जो लिस्ट बनी है, डमी कौन सा है ये, तो क्या रिटर्न करोगे, इसका नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट है वो रिटर्न करोगे। तो इसका नेक्स्ट क्या है, ये वाला पॉइंटर, मतलब यहाँ से लिस्ट आपकी शुरू हो रही है ना। तो इस तरह से पॉलिनोमियल्स को आप इजीली ऐड करा सकते हो। अब ये क्या है, लिस्ट को अगर आपको प्रिंट करना है, तो जिस लिस्ट को आपको प्रिंट करना है उसका हेड आपने उसमें डाल दिया, हेड को हेड कह रहे हैं, रिजल्ट वाली जो लिस्ट है उसका जो पॉइंटर है उसको हेड कह रहे हैं। अब चाहे तो यहाँ पर डमी के नेक्स्ट में हेड भी लगा सकते हैं, है ना, हेड इज इक्वल टू डमी नेक्स्ट, और उसको प्रिंट करा दें, जैसे यहाँ रखा है। टेम्प लगा दिया हेड पे, टेम्प जब तक नल नहीं है तब तक टेम्प का कोफिशिएंट और पावर प्रिंट करा दिया, उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहे, बस पूरी की पूरी जो लिस्ट है उसको आप रिजल्टेंट लिस्ट को प्रिंट करा सकते हो। फिर ये क्रिएट नोड, ये वो फंक्शन है जो मैंने यूज किए हैं, वो सारे फंक्शन के कोड यहाँ पर मैंने अलग से लिख दिए, ताकि पूरा प्रोग्राम आए तो ये सारा का सारा लिख के आना होगा। अगर कोई नोड क्रिएट करना है, डमी नोड के लिए यूज किया था, तो कैसे करेंगे, पहले एक नया नोड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके कोफिशिएंट को इस कोफिशिएंट से सेट कर देंगे, पावर को पावर से सेट कर देंगे, और नेक्स्ट में नल सेट कर देंगे, और ये जो न्यू नोड क्रिएट होगा उसका एड्रेस रिटर्न करेंगे। क्या करेगा, ये एक नया नोड क्रिएट करेगा, इसका कोफिशिएंट, पावर और नल, और इस पर एक पॉइंटर कौन सा लगा दिया, न्यू नोड, और इस न्यू नोड को आप रिटर्न कर दो, है ना। इस तरह एक नया नोड क्रिएट होता है। अब मेन के अंदर ये जानबूझ के मैंने बड़ा प्रोग्राम इसलिए बनाया, क्योंकि आपने अभी तक जितनी भी प्रोग्रामिंग की है लिंक लिस्ट में, हमेशा उसमें मैंने कोड्स बताए, आपको फंक्शंस बताए। अगर कोई प्रोग्राम के फॉर्म में पूछ ले तो कैसे करोगे, पहले आप फंक्शन में हैश इंक्लूड लिखोगे, stdio.h stdlib.h वो सब लिखोगे, उसके बाद सारे फंक्शंस लिखोगे, पहले नोड का स्ट्रक्चर बनाओगे ग्लोबल, सारे फंक्शन लिखोगे, लास्ट में मेन फंक्शन में उन फंक्शन को कॉल करोगे, तभी तो वो काम करेंगे। तो बस यहाँ पर हमने क्या किया, देखो अब हमने मेन फंक्शन लिखा, हेड 1 में मतलब पहली वाली लिस्ट बना रहे हैं, उसका पहला नोड है क्रिएट नोड 5 2, मतलब 5x², ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है ना। हेड 1 के नेक्स्ट में क्रिएट नोड 4 1, मतलब अगला नोड जो है 4x, फिर उसके नेक्स्ट के नेक्स्ट में 3 नोड है, उसमें है 2 2x⁻0,
तो हमने एक पॉलिनोमियल बना ली 5x² + 4x + 2, ये पहली पॉलिनोमियल हो गई। इसी तरह मैंने दूसरी पॉलिनोमियल बनाई, पहले माइनस, ये क्या है, दिस इज -5x -5, देखो -5 0 पावर 0 है ना। ये दो पॉलिनोमियल बना ली। इन दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड करने के लिए ऐड पॉलिनोमियल हमने कॉल किया, हेड 1 और हेड 2 दोनों के पास कर दिए, और जो रिजल्ट आया उसको हमने हेड नाम दे दिया। जो रिटर्न क्या कर रहा है, वो डमी का नेक्स्ट, ये देखो ये डमी का नेक्स्ट रिटर्न कर रहा था ना, उसको हमने यहाँ पर नाम दे दिया हेड। जो भी इसने रिटर्न किया उसने हमने हेड में स्टोर करा लिया, और उस हेड को हमने प्रिंट लिस्ट के अंदर पास कर दिया। ये इस हेड के हिसाब से टेम्प लगाएगी इस पे, ये देखो ये जो फंक्शन था ये टेम्प लगाएगी हेड पे, और उसको जब तक नल ले जाता सारे एलिमेंट्स का कोफिशिएंट और पावर सबकी प्रिंट करती रहेगी। इस तरह ये पॉलिनोमियल एडिशन का पूरा प्रोग्राम आपके पास है। आप इसे एज इट इज कॉपी समझिए, कॉपी पेस्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे, ये करेक्टली 100% एग्जीक्यूट होगा। ये मैंने एग्जीक्यूट करके देख के चला के तब इसमें आपको पढ़ाया है, ठीक है बेटा। अब आप देखिए ये क्वेश्चन 18-19 में एक बार पूछा गया था, बहुत इजी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक बार मैंने सोचा कि इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। क्या था, डिफरेंशिएट बिटवीन ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशन इन अ लिंक्ड लिस्ट। ध्यान से समझो, ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है। ओवरफ्लो का मतलब है, हालांकि जब आप नेक्स्ट यूनिट में स्टैक क्यू पढ़ेंगे वहां पर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब हम स्टैक और क्यू को इंप्लीमेंट करते हैं तो हम लिंक लिस्ट की हेल्प से उनको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो अब ओवरफ्लो का मतलब है कि अगर कहीं कोई चीज, मान लीजिए कहीं कोई बकेट है, कहीं बकेट फुल हो गई है ना, और आप उसमें अभी भी कोई पानी भर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उस केस में वो बकेट जो है ओवरफ्लो होने लगेगी। मतलब जो भी आप उसमें आगे ऊपर पानी भरेंगे वो पानी सारा स्पिल होने लगेगा। तो बस एग्जैक्टली इसी केस को ओवरफ्लो कहते हैं। मतलब कि मान लो आपने हालांकि लिंक लिस्ट के केस में ये चीज वैलिड एग्जैक्टली सीधे सीधे नहीं होती, क्योंकि लिंक लिस्ट को तो आप इनडेफिनेट लेंथ तक कितने भी बढ़ा सकते हो, कितने भी नोड बना लो, ऐड करते जाओ, तो ओवरफ्लो कैसे चेक करोगे। लेकिन जब आप डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को इंप्लीमेंट करेंगे लिंक लिस्ट का यूज करके, मान लो हमने कोई स्टैक बनाया, उसकी मैक्सिमम लेंथ हमने 5 ले ली, कि 5 से ज्यादा हम स्टैक में एलिमेंट नहीं डाल सकते, तो कोई अगर छठा एलिमेंट डालने की कोशिश करेगा तो वो ओवरफ्लो कंडीशन रेज कर देगा, लिंक लिस्ट के केस में भी, है ना। तो ओवरफ्लो का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप कोई नया नोड क्रिएट करते हो तो वो बताएगा कि नहीं अब इस लिस्ट के अंदर और नया नोड ऐड नहीं हो सकता, वो तो हो गई ओवरफ्लो की कंडीशन। अंडरफ्लो क्या है, हमने कई बार किया है। कैसे, एक लिस्ट है, आप उस लिस्ट के अंदर से किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो। अंडरफ्लो क्या कहता है कि देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग नोड इन द लिंक लिस्ट टू गेट इट डिलीटेड। मतलब आप किसी नोड को डिलीट करना चाहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लिंक लिस्ट में कोई नोड है ही नहीं, लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो वो कंडीशन कौन सी होगी, अंडरफ्लो की कंडीशन, जिसको आपको चेक करना है कि जब भाई ऐसा ना हो कि लिंक लिस्ट में कोई नोड ही ना हो तो मुझे डिलीट नेचुरली मैं डिलीशन नहीं कर पाऊंगा। इसे ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कहते हैं, ठीक है। ये थ्योरी में, यही चीज थ्योरी में लिखी है, बस आपको इसको रीड आउट करना है। तो ओवरफ्लो का मतलब क्या हुआ, किसी की कैपेसिटी से ज्यादा, मतलब एक नया नोड जब हम लिंक लिस्ट में क्रिएट करते हैं और अब इम्प्लीमेंटेशन ऐसी है कि बाउंडेड इम्प्लीमेंटेशन है कि उतने ही नोड आ सकते हैं, तो उस केस में कंडीशन ओवरफ्लो की बन जाती है ना। तो उसमें बताओगे कि भाई देयर इज नो रूम लेफ्ट इन द लिस्ट, कि आप नया नोड इंसर्ट नहीं कर सकते। और डिलीट करते हुए आप अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई नोड ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, आप डिलीट कैसे करेंगे। तो आप बता देंगे भाई लिस्ट एम्प्टी है, ओवरफ्लो अंडरफ्लो की कंडीशन है, यू कैन नॉट डिलीट एनी नोड फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। तो ये तो इसका आंसर तो हो गया, ये इसको पढ़ लेना। एक क्वेश्चन ये 21-22 में आया था, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, देख के समझ में आ जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए रिकर्शन जब मैं पढ़ाऊंगी तो वो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देके छोड़ रही हूँ, हालांकि फर्स्ट ईयर में आपने रिकर्शन पढ़ा है, तो मैं जो बताऊंगी वो आप समझ पाएंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले फंक्शन को देख के समझ में आ रहा है कि जब इस फंक्शन को कॉल किया गया तो एक लिंक लिस्ट का हेड इसको दिया गया। चलो एक छोटी सी लिंक लिस्ट बना लेते हैं, है ना। और ये तो पता चल रहा है कि सिंगली लिंक लिस्ट है, हेड का डेटा और हेड का नेक्स्ट, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लो 5 और 10 और सपोज 15 ये लिंक लिस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर लगा हुआ है हेड, इस लिंक लिस्ट का एड्रेस होल्ड कर रखा है हेड, ये एक लिंक लिस्ट है। जब इस फंक्शन के अंदर, जब फंक्शन को कॉल किया गया तो इसका हेड पास किया गया, है ना, यहाँ पे पास किया गया। अब आप चेक कर रहे हो, अब देखो कैसे क्या काम कर रही है, क्या हेड नल है, नहीं हेड तो नल नहीं है। तो ये देखो इस तरह का कोड कहाँ लिखा जाता है, जहाँ रिकर्शन होता है, दिस इज बेस्ड कंडीशन, रिकर्शन की बेस्ड कंडीशन। रिकर्शन क्या होता है, रिकर्शन में हम बेसिकली ये कहते हैं कि जब हम किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और वो प्रॉब्लम ऐसी हो कि वो स्मॉलर सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो जाए और वो स्मॉलर सब प्रॉब्लम उसी टाइप की प्रॉब्लम हो। जैसे कि हम 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 5 को
मल्टीप्लाई कर दो 4 के फैक्टोरियल से, फिर 4 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के फैक्टोरियल से, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के फैक्टोरियल से। इस तरह उस प्रॉब्लम को हम छोटा छोटा करते जाते हैं। कब तक करते जाते हैं? जब तक वो प्रॉब्लम बेस प्रॉब्लम पे नहीं पहुंच जाती। तो हमेशा जब भी हम रिकर्शन लिखते हैं, बिल्कुल परेशान मत होना, यूनिट 2 में डिटेल में रिकर्शन सिलेबस में है, वहां में पढ़ाऊंगी, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ, है ना। याद करो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना, जब एक फंक्शन आप लिखते हैं उस फंक्शन की कॉल में अगर आप उसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो इस प्रोसेस को रिकर्शन कहते हैं। तो बस यहाँ मुझे दिख रही है वो चीज, है ना। क्यों? क्योंकि देखो यही फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर ये रिकर्सिव कॉल है, दिस इज रिकर्सिव कॉल, सेम फंक्शन की रिकर्सिव कॉल है ना। तो बस इससे पता चल रहा है कि रिकर्सिव यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो यूज किया हुआ है। बस अब देखो क्या हेड नल है, जब तक हेड नल नहीं हो जाएगा तब वो रिटर्न करना शुरू करेगा, वरना वो आगे चलता जाएगा। नहीं तो फंक्शन 1 हेड का नेक्स्ट। तो मतलब सबसे पहले क्या हुआ, फंक्शन 1 में क्या पास किया, यहाँ पर ये आ गया, है ना। और इसे क्या प्रिंट होना है, 5 प्रिंट होना है। अभी प्रिंट नहीं हुआ, बस हमने देख लिया, नोट करके रख लिया 5 है, अच्छा ठीक है। उसके बाद जब आपने हेड का नेक्स्ट पास किया आप यहाँ पे आ गए, है ना। अभी डेटा प्रिंट नहीं हुआ, याद रखना, हेड का डेटा प्रिंट नहीं हुआ। अभी मैंने देख लिया कि इस नोड पे आए हम, चलो यहाँ पहले यहाँ आए, ये देखा क्या हेड नल है, हेड नल नहीं है। तो अब पास करो, हेड का नेक्स्ट पास कर दो। आपने ये पास किया, हेड का नेक्स्ट पास किया, हेड यहाँ आ गया, क्या हेड नल है, नहीं हेड नल नहीं है। फिर आप हेड का नेक्स्ट पास कर दो, फिर यहाँ आ गए, फिर दोबारा फंक्शन के अंदर आए, क्या हेड नल है, नहीं हेड नल नहीं है ना। क्या हेड नल है, नहीं हेड नल नहीं है। फिर आप बाहर चले गए, अब बताओ क्या हेड नल हो गया, हाँ जी हेड तो नल हो गया। जैसे ही नेट हेड नल होगा ये कहाँ रिटर्न करेगा, यही रिटर्न करेगा। कहाँ रिटर्न करेगा, यही रिटर्न करेगा जहां पे कॉल किया गया था। जब ये यहाँ रिटर्न करेगा तो आगे क्या प्रिंट करेगा, हेड का डेटा। क्या है हेड का डेटा, 15। इसने 15 प्रिंट कर दिया, उल्टा प्रिंट करता है ना रिकर्शन में हमेशा, है ना। अब जब 15 प्रिंट किया तो फिर इसने रिटर्न किया, कहाँ रिटर्न किया, जहां कॉल किया गया था। यहाँ फंक्शन कॉल हो रहे हैं, फंक्शन कॉल हो रहे हैं, पहले ये कॉल हुआ, फिर ये कॉल हुआ, फिर ये कॉल हुआ, फिर अगला कॉल हुआ। जब वो कॉल हुआ तो उसने रिटर्न किया, यहाँ रिटर्न किया, आगे इसने प्रिंट किया, इसने आगे रिटर्न किया, यहाँ भी प्रिंट कर दिया 10। फिर जब इसने रिटर्न किया, इसने वापस रिटर्न किया, इसने प्रिंट कर दिया। तो किस सीक्वेंस में ये फिल हुए, आउटपुट जो होगा वो क्या आएगा, आउटपुट आएगा पहले 15 प्रिंट हुआ, फिर 10 प्रिंट हुआ, फिर 5 प्रिंट हुआ, 15 फिर 10 फिर 5। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो कोड है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये कोड लिंक लिस्ट के सारे नोड्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है। कोड प्रिंट्स ऑल डेटा या ऑल नोड्स डेटा इन रिवर्स ऑर्डर, या प्रिंट लिस्ट कह सकते हो, लिंक लिस्ट को प्रिंट कर रहा है रिवर्स ऑर्डर में। कैसे, पहले कॉल करता जा रहा है, कॉल करता जा रहा है, जब रिटर्न करेगा उसके बाद प्रिंट कर रहा है, रिटर्न करेगा प्रिंट करेगा, रिटर्न करेगा प्रिंट करेगा, तो रिवर्स ऑर्डर में इसको प्रिंट करेगा। हमेशा ध्यान रखना, बेसिकली रिकर्शन की इंप्लीमेंटेशन ना स्टैक की तरह होती है, स्टैक यूज करके होती है। तो जब फंक्शन कॉल हुआ तो अंदर पुश किया, कॉल हुआ पुश किया, कॉल लिया पुश हुआ, जैसे ही रिटर्न करेगा अब वो यहाँ से रिटर्न करेगा, ये रिटर्न होगा, फिर ये रिटर्न होगा, फिर ये रिटर्न होगा। मतलब जिस ऑर्डर में कॉल हुआ था उसके रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न होता है। ये पहले कॉल हुआ था, ये सबसे लास्ट में रिटर्न करेगा, जो सबसे लास्ट में कॉल हुआ वो सबसे पहले रिटर्न करेगा। तो इसलिए ये बेसिकली कोड क्या कर रहा है, ये लिस्ट को प्रिंट तो कर रहा है, हेड का डेटा प्रिंट तो कर रहा है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में कर रहा है, प्रिंट करता नहीं जा रहा है। पहले जब ये कंप्लीटली रिटर्न करने लगेगा उसके बाद ये प्रिंट करेगा, क्योंकि जब ये रिटर्न करेगा तब आप इस स्टेटमेंट पे आएंगे। तो ये जो प्रोग्राम है ये 21-22 में पूछा गया था। अब ये देखो ये लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन है ना। अगर आपको अच्छे से लिंक लिस्ट समझ में आ गई, उस और रिकर्शन का कंसेप्ट भी पता है, तब आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको पढ़ के चलना, इजी है, मुश्किल नहीं है। और ये गेट की प्रॉब्लम है, गेट में आई हुई प्रॉब्लम है। तो देखो किस तरह से पॉलिनोमियल की जो क्वेश्चन है कितना इंपॉर्टेंट है। Illustrate how to represent a polynomial using linked list. Construct a C program to add 2 polynomials using linked list. मैंने करा दिया आपको, वही प्रोग्राम है। प्रोग्राम में 3-4 फंक्शंस हैं, पूरा प्रोग्राम बना के आना मेन फंक्शन के साथ। ठीक है, हाउ विल यू क्रिएट लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, एक्सप्लेन करो एग्जांपल के साथ। डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ अ सिंगल वेरिएबल लिंक्ड लिस्ट। हाँ ये ध्यान रखना, जो मैंने कराया है आपको वो सिंगल वेरिएबल लिंक्ड लिस्ट कराया है, 2 वेरिएबल की भी हो सकती है पॉलिनोमियल। कैसे, देखो सिंगल वेरिएबल का मतलब क्या है, वही 6 स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये सिंगल वेरिएबल है।
अगर मैं कहूँ आपसे कि 3x² प्लस 8xy प्लस 4y², तो ये कैसी पॉलिनोमियल है, ये लिख देती हूँ मैं, दिस इज वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल है और ये टू वेरिएबल है, ये टू वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो काम किया है वो वन वेरिएबल पे किया है। टू वेरिएबल पॉलिनोमियल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, नेस्टेड हमें करनी पड़ती है, हमें नेस्टिंग करके नोड्स हमें इंसर्ट करने पड़ते हैं, वो मैंने नहीं करा है, उसकी रिक्वायरमेंट आपको अभी है नहीं, ठीक है। तो आप सिंगल वेरिएबल कर लीजिए। अगेन वो मैं कह रही हूँ, अगर टाइम से हमारा सिलेबस खत्म हो गया तो एक लेक्चर में जो भी मल्टीप्लीकेशन या जो कुछ भी टॉपिक्स हैं जो कभी आते नहीं है, वो भी मैं एक लेक्चर बना के आपका इसमें इंसर्ट कर दूंगी। अदरवाइज मुश्किल है, ये कोई पढ़ाएगा भी नहीं, आपको जरूरत भी नहीं है इसकी आपको, ठीक है। ऑल्दो ये सिलेबस में मेंशन्ड है, ठीक है बेटा, तो ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से बाकी तो इतना आपको जो कवर अप करा दिया उतना आप आराम से पढ़ के चल सकते हैं, क्योंकि ये इतने इसमें इतनी ऑलरेडी चीजें पूछने की हैं लिंक लिस्ट में, इतना आप लोग पढ़ेंगे अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करके टू वेरिएबल पॉलिनोमियल और उसकी इंप्लीमेंटेशंस पढ़ेंगे, बहुत आपको कॉम्प्लेक्स हो जाएगी सब चीजें याद रखनी, इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। अगेन कह रही हूँ, अगर टाइम बचा तो मैं इसका एक लेक्चर बाद में आपके इसमें फोल्डर में ऐड करता हूँ, ठीक है। इतना आप लोग पढ़िए। तो मेरी तरफ से आपकी जो ये यूनिट है ये वाइंड अप हो गई। अगर मुझे लगेगा कि और कोई चीज़ इसमें ऐड की जा सकती है तो वो लेटर ऑन आई विल ऐड। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे।